अब आज करेंगे हम स्टाफिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और यहाँ पे स्टाफिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने देखे तो उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन कम थे और केस स्टडी के क्वेश्चंस ज्यादा थे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हमारे पास, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी और केस स्टडीज भी है इस चैप्टर से। तो पहला डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल सा, स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 नंबर तक पूछा जा सकता है। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस, ठीक है, यहां पर उन्होंने 3 पूछी थी लेकिन मैंने पूरी 5 लिख दी हैं कि क्या स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहली तो हायर परफॉर्मेंस। पहली बात, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक लाइन में अगर हम स्टाफिंग को डिफाइन करें तो पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एक सही पर्सन को सही जॉब पर रखना ही स्टाफिंग है, यानी कि उनके स्किल से मैच करती हुई अगर आप जॉब असाइन करोगे तो यही स्टाफिंग है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है हायर परफॉर्मेंस। यहां पर अगर आप स्टाफिंग फंक्शन को ढंग से परफॉर्म करते हो, यानी कि स्किल्स चेक करोगे और उसके अकॉर्डिंग जॉब असाइन करोगे। आप स्टाफिंग फंक्शन कर ही क्यों रहे हो? उसके अंदर आपको रिक्रूटमेंट का एक एस्पेक्ट मिलता है जिसमें आपको वाइडर चॉइस मिलती है, फ्रेश टैलेंट मिलने के भी चांसेस होते हैं। तो आपके यहां पर एक अच्छा एम्प्लॉय आ सकता है अगर स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से परफॉर्म किया जाता है। थर्ड वन इज कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर ऑर्गेनाइजेशन में लोग ही नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन कब तक चल पाएगा? तो हमें रेगुलरली अपने यहाँ पर स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करते रहना पड़ता है फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर मुझे मेरी कंपनी वो काम करने के लिए देगी जो काम मुझे करना आता है, जिसके रिगार्डिंग मेरे स्किल्स है, तो मैं उसे दिल से करूंगी और मैं सेटिस्फाइड रहूंगी कि यार मैंने जिस चीज की पढ़ाई करी मैं वही काम कर रही हूँ। बट अगर मुझे मेरे स्किल से हटकर कोई और काम दिया जाएगा या कोई ऐसा काम दिया जा रहा है जो मेरे स्किल से लोअर लेवल का है, तो मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहूंगी, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए आपको खुद स्टाफिंग फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करना होगा। लास्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टाफिंग फंक्शन ये इंश्योर करता है कि कभी भी ना तो ओवर स्टाफिंग हो ना अंडर स्टाफिंग हो, यानी कि ना तो जरूरत से ज्यादा लोग हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ना ही जरूरत से कम लोग हो। तो कैसे होने चाहिए? हमेशा ऑप्टिमली स्टाफ्ड होना चाहिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप इस तरीके से स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करोगे तो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, इसका एक सब पार्ट और है अभी, और ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी में भी आ सकता है एज अ सब पॉइंट, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि आपको बेनिफिट्स बताने हैं ट्रेनिंग के एम्प्लॉइज के लिए, कि अगर एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग मिलती है तो उनको उससे क्या फायदा होता है। तो पहला, उनका करियर अच्छा होगा। भाई अगर हम ट्रेंड होंगे, एक होता है एक अनट्रेंड एम्प्लॉय, उसको काम करने में समय लगता है, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी, काम सही से नहीं होगा कई बार। लेकिन एक ट्रेंड एम्प्लॉय को हर जगह पूछा जाता है कि भाई अच्छा अगर आप ट्रेंड हो तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस हम देंगे। तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी हो जाएगी अगर आप ट्रेंड एम्प्लॉय रहोगे तो। इंक्रीज परफॉर्मेंस, अगर आप ट्रेनिंग लेकर काम करोगे तो सही करोगे। ये कोई हिट एंड ट्रायल मेथड तो है नहीं कि पहले देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप ट्रेंड होगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। उसके अलावा एफिशिएंट टू हैंडल द मशीन्स। अगर आप एक ट्रेंड एम्प्लॉय हो, आपने किसी मशीन को चलाने की पहले से ही ट्रेनिंग ले ली है, तो आप बहुत इफेक्टिवली उसको मैनेज कर पाओगे, एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो जाएंगे। लास्ट, इट इंक्रीजेस द मोरल, यानी कि मोटिवेशन। ट्रेनिंग मिलेगी। कई बार हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से इसलिए भी घबराते हैं, कम जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हो सकता है हमें कोई मशीन चलानी नहीं आ रही है। भाई नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है आजकल, बट अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर हमें उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग दे देगा तो हम मोटिवेटेड होंगे कि नहीं, हम यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बट एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बुक के ही पॉइंट्स इसके अंदर लिखें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट may lead to the dissatisfaction and the frustration among the existing employees। आपको पता है ना रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? अपने यहाँ पर कैंडिडेट्स को इनवाइट करना कि हमारे पास वैकेंसी, आप अप्लाई कर सकते हो। ये 2 तरीके से किया जाता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही लोग हैं, एक्सटर्नली मतलब बाहर से लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को फ्रस्ट्रेट करता है, उन्हें डिससेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पे उन्हें
क्यों फ्रस्ट्रेट और डिससेटिस्फाइड करते हैं? बिकॉज दे मे फील दैट देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस्ड, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर से लोग आएंगे तो उनका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। सो गिव एनी टू सिचुएशंस, दो ऐसी सिचुएशंस आपको बतानी है व्हेन एक्सटर्नल सोर्सेज मे बी यूज्ड, जब हम एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट डिससेटिस्फाइंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। हमारे एम्प्लॉय जो एग्जिस्टिंग है उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन ऐसा कब होगा? देखो, ऐसा बेसिकली उन्होंने पूछे तो बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज है आपसे। अगर मैं क्वेश्चन देखूं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन आपसे बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स पूछ रहा है। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आप अपनी तरफ से भी आंसर लिख सकते हो। अगर मैं आपके कंटेंट की बात करूं, जो हमारी बुक का कंटेंट है, तो वो तो ये बेनिफिट्स बताता है कि हम एक्सटर्नल सोर्स कब यूज कर सकते हैं, जब हमें फ्रेश टैलेंट की जरूरत हो, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के जो स्किल्स हैं वो अभी इतने अपडेटेड नहीं, अपग्रेडेड नहीं है कि हम उनको इस्तेमाल कर पाए, तो इसलिए हमें बाहर से लोग बुलाने पड़ रहे हैं। हमें क्वालिफाइड पर्सनल चुनने थे, कॉम्पिटेंट पर्सनल्स चाहिए थे। उसके अलावा हमें चॉइसेस ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, हमें चॉइसेस ज्यादा मिल जाती है एक्सटर्नल सोर्सेज से, या हमें ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन लेकर आना था कि जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे, तो उन्हें कंपटीशन देना है। भले प्रमोट इन्हीं में से करेंगे, लेकिन हम इन्हें कंपटीशन देंगे। ठीक है। इसके अलावा भी आप क्या लिख सकते हो कि हम एक्सटर्नल सोर्सेज यूज तो कर रहे हैं, बट जो नया बंदा आएगा उसको तुमसे कम सैलरी देंगे। ठीक है, हम रख रहे हैं उसे, लेकिन तुमसे कम सैलरी देंगे। प्रमोशन के चांसेस तुम्हारे पहले हैं, उनके बाद में है। तो अगर इस तरीके से तुम लोगों को रखोगे तो वो बिल्कुल भी डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी एक्सटर्नल सोर्स से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसीजर। आपसे सिलेक्शन प्रोसीजर के स्टेप्स पूछे गए हैं, लेकिन सारे नहीं, मैंने सारे लिखे हैं, बट उन्होंने कौन से पूछे हैं? आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू बट बिफोर द जॉब ऑफर। तो अब आप देखो उन्होंने कितने पॉइंट्स पूछे थे आपसे। उन्होंने बोला आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, इसका मतलब 1 2 3 ये, और जॉब ऑफर से पहले, इसका मतलब ये 3, सिर्फ ये 3 आपको एक्सप्लेन करने हैं। अब देखो उन्होंने सारे स्टेप्स ना पूछ के इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा कि आपको वो 3 स्टेप्स लिखने हैं। अब बच्चा क्या करता है, कोई से भी 3 लिखाता है, तो ऐसे नंबर थोड़ी मिलेंगे। और हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रोसीजर होता है वो लाइन वाइज ही होता है, आपको उनका सीरियल चेंज नहीं करना होता है। ठीक। तो अब क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है? सबसे पहला नाम है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है वो सबसे पहली चीज, वो पहली स्कैनिंग जो हम लोग करेंगे। मैंने सिर्फ एक पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट दी, बट मेरे पास 100 एप्लीकेशन आ चुकी हैं, तो अब मैं 100 कैंडिडेट्स को थोड़ी ना अपने यहाँ पे बुलाऊंगी। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे लोग हों जो एलिजिबिलिटी पूरी ही ना करते हो, तो उनके बायोडाटा को जब हम सबसे पहले उनकी एप्लीकेशन को स्क्रीन करते हैं ना, देखते हैं कि कौन से अनफिट और अनक्वालिफाइड जॉब सीकर्स है, ये कीवर्ड है, अनफिट और अनक्वालिफाइड जॉब सीकर्स, उन्हें एलिमिनेट करना है। ठीक है, छटनी करनी है बेसिकली। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब छटनी करनी है, छटाई करनी है उनकी। अब उनमें से छाट छूट के जो हमें बची, सपोज करो कि 75 एप्लीकेशन बच गई, अब उन्हीं कैंडिडेट्स का लेंगे हम सिलेक्शन टेस्ट विद द हेल्प ऑफ पिटाई। अब ये पिटाई क्या थी हमारी? P फॉर पर्सनालिटी टेस्ट, I फॉर इंटेलिजेंट टेस्ट, T फॉर ट्रेड टेस्ट, A फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड I फॉर इंटरेस्ट टेस्ट। ध्यान से सुनना, हर टेस्ट में क्या है, केस स्टडी में आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है। पहला पर्सनालिटी टेस्ट, ये चेक करता है किसी भी कैंडिडेट के वैल्यू सिस्टम, इमोशंस, रिएक्शन, मैच्योरिटी लेवल, बेसिकली कि आपके सामने सिचुएशन आती है, आप उसमें कैसे रिएक्ट करते हो। ठीक है, यानी कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को यहां से जज किया जाता है। सेकेंड, इंटेलिजेंट टेस्ट टेस्ट द IQ लेवल ऑफ द कैंडिडेट। इंटेलिजेंट क्वेश्चन कि आप कितने ज्यादा आपकी लर्निंग एबिलिटीज हैं, बेसिकली स्किल्स कैसे हैं आपके, वो यहां पर चेक किए जाते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग। उसके बाद ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट चेक करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज रिलेटेड टू योर एरिया। आप MBA क्वालिफाइड हो इन मार्केटिंग, तो आपको कितनी नॉलेज है अपने फील्ड की, बेसिकली वो ट्रेड टेस्ट चेक करेगा। ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट चेक्स द पोटेंशियल ऑफ अ कैंडिडेट फॉर लर्निंग द न्यू स्किल्स। कितनी जल्दी आप नई नई चीजों को सीख जाते हो, वो आप एप्टीट्यूड टेस्ट में चेक होता है आपका। लास्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, आपको अपनी जॉब
में कितना इंटरेस्ट है, आपका क्या फैसिनेशन है उस जॉब के लिए। एक होता है जॉब हम सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, एक होता है कि हाँ पैसों के लिए भी कर रहे हैं बट हमें इंटरेस्ट है उस फील्ड के अंदर, तो वो चेक करेगा आपका इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है, अब बोलो। एप्टीट्यूड में और इंटेलिजेंस में तो आपने ये बोला था कि नई-नई चीजें नहीं, यहाँ मैंने इंटेलिजेंट टेस्ट में बोला कि देखो एप्टीट्यूड टेस्ट में मैंने बोला कि आपको एक नई चीज सिखाई जा रही है, आप उसको कितनी जल्दी सीख जाते हो, यानी कि आपकी कैचिंग पावर। बट इंटेलिजेंट टेस्ट आपका आईक्यू चेक करेगा कि आपको ओवरऑल नॉलेज कितनी है, सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं और भी चीजों की नॉलेज। ठीक है, समझ गए यहाँ से सिलेक्शन टेस्ट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये एक इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन होता है, ये कीवर्ड है इसका, इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन, कि कंपनी के कुछ लोग बैठे हैं और आप बैठे और आप लोगों के बीच में पहली बातचीत हो रही है, जिसमें यहाँ पर मोटिव यही रहता है कि एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। ठीक, उसके बाद जब आप इसको क्लियर कर दोगे तो रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, जिसमें ये चेक किया जाता है कि कहीं अगर आपने पहले जॉब की थी तो वहां के कुछ लोगों के आपने रेफरेंस दिए होंगे, ताकि हम क्रॉस चेक कर सके कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। सिलेक्शन डिसीजन, ये है रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, जहां पर जो भी मैनेजर है जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा वो डिसीजन लेगा कि कौन से कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा उसका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, कि क्या ये सुटेबल है इस जॉब के लिए, मेडिकली फिट है या नहीं है। उसके बाद अगर आप मेडिकली फिट डिक्लेयर हो जाते हो तो आपको जॉब ऑफर कर दी जाएगी, यानी कि वो होता है ना जॉब लेटर दे देना, अपॉइंटमेंट लेटर दे देना, वो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, जिसके अंदर लिखा होगा कि कब से आपको ज्वाइनिंग करनी है, किस टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है। फिर उसके बाद एक कंपनी और कैंडिडेट के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, और एज एन एम्प्लॉई आप किस तरीके से छुट्टी ले सकते हो, आपके जॉब रोल्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, सिक लीव्स कैसे मिलेंगी, तो वो सारी मतलब जो एक पूरी डिटेल होती है वो सब कुछ उसके अंदर लिखी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखवाया था वो था स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज, बट जरूरी नहीं है हमेशा एम्प्लॉइज के लिए ही पूछे। जब केस स्टडी में आता है तो कहीं ना कहीं बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं इसी चीज में, कि आपको पहचानना है देखो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूछा है या एम्प्लॉइज के लिए पूछा है। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट्स देखोगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि सबसे पहला बेनिफिट क्या है, सिस्टमैटिक लर्निंग। अगर आप एम्प्लॉइज को आते ही ट्रेनिंग नहीं देते और उन्हें कहते हो कि ठीक है अपने हिसाब से काम कर लो, तो वो गड़बड़ करेंगे, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी, और हो सकता है चीजों, अगर हम किसी मशीन वगैरह पे काम करा रहे हैं तो उसको सही से हैंडल ना कर पाए। तो सिस्टमैटिक लर्निंग हमेशा हिट एंड ट्रायल से बेस्ट रहता है, ठीक है, बेटर रहता है, तो इसलिए हमेशा सिस्टमैटिक लर्निंग देनी चाहिए, तो ये बेनिफिट है। हायर प्रॉफिट, देखो अभी कहां से निकला है हायर प्रॉफिट, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दोगे तो उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ये हमने भी पढ़ा था उसके बेनिफिट में। अगर उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो अल्टीमेटली कंपनी के प्रॉफिट्स भी तो बढ़ेंगे, तो हायर प्रॉफिट्स के चांसेस हैं। इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर, किसके प्रमोशन के चांसेस होते हैं, एक अनट्रेंड एम्प्लॉय के जो भी सीख ही रहा है या जो सीख चुका है, जो सीख चुका है इसका मतलब जो ट्रेंड है, तो ट्रेंड वर्कर्स को या ट्रेंड एम्प्लॉयज के चांसेस होते हैं कि कल को हम उन्हें फ्यूचर मैनेजर भी बना सकते हैं, हमें फ्यूचर मैनेजर मिलने के चांसेस होते हैं। फोर्थ वन इज रिड्यूसेस द एम्प्लॉय टर्नओवर और एब्सेंटिज्म। कब बचते हो किसी काम से, जब वो काम करने की इच्छा नहीं है या काम करना नहीं आता है, लेकिन जब तुम्हें वो काम करना सिखा दिया जाता है, जैसे मैथ्स करने बैठते हो कई बार, तो मैथ्स पढ़ने के लिए आधे बच्चे इसलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करना समझ नहीं आता, बट जहां आपको वो ट्रिक समझ आ जाती है, मेथड समझ आ जाता है और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, तो तुम्हारा बहुत मन लग जाता है उसमें भी। सेम अकाउंटेंसी के साथ भी यही होता है कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है और फटाफट क्वेश्चंस के आंसर आ रहे होते हैं, बैलेंस शीट मैच हो रही होती है, तो अपने आप आपका चैप्टर में मन लग जाता है। बिल्कुल यही होता है यहाँ पर भी, जब आपको काम करना सिखा दिया जाता है तो आप छोड़कर नहीं जाओगे ऑर्गेनाइजेशन या एब्सेंट नहीं होगे। ठीक, लास्ट, रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखो हमारा जो इस टाइम पे जो सिनेरियो चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ऐसा है कि रोज नई टेक्नोलॉजी आएगी और आपको रोज उसको सीखना होगा। तो अगर आप ट्रेनिंग देते रहोगे अपने एम्प्लॉइज को, तो उससे क्या होगा कि इस बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ये भी क्वेश्चन
केस स्टडी में पूछा जाता है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था इसी का केस स्टडी का क्वेश्चन आया था। मैं इन पे आपको एक कीवर्ड्स बताऊंगी जिससे आप पहचान पाओगे कि कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग पूछा गया है। पहली बात, मेथड ऑफ ट्रेनिंग दो तरीके के होते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब काम करते करते सीखना, लर्निंग व्हाइल डूइंग। ऑफ द जॉब लर्निंग बिफोर डूइंग। ठीक, अब उसमें से सिर्फ आपको 4 पढ़ने हैं, जिसमें पहला है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर ध्यान देना क्या बोल रही हूं, एक मास्टर वर्कर होता है, एक ट्रेनर, और उसकी गाइडेंस में एक ट्रेनी होता है, एक लर्नर होता है जो सीखता है। तो यहां पे कीवर्ड आपको मिला कि एक ट्रेनी अपने ट्रेनर की गाइडेंस में काम को सीखता है। इससे आप पहचान सकते हो कि एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड है, ऑब्वियसली ऑन द जॉब मेथड है, जहां पर आप काम को करते करते सीख रहे हो। इसका मैं एग्जांपल कहती हूँ कि हमेशा ध्यान रखा करो, आपके घर में आने वाला इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर जिसके साथ कहीं ना कहीं एक उसका असिस्टेंट यानी कि जो छोटू है वो आता है। उसके बाद दूसरा है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए कहा जाता है कि इट इज द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द थ्योरी। जो आपने कोर्स की पढ़ाई करी है, आप ऐसी फील्ड में हो जहां पे सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम नहीं चल रहा है, आपको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है कि जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ लिया है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा होता है। जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, इन सभी की ट्रेनिंग होती है। पहले इनको थ्योरेटिकली पेपर क्लियर करने होते हैं, बट इन्हें प्रैक्टिकली भी कुछ चीजों को क्लियर करना पड़ता है, जिसके लिए होती है इनकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग। और उस इंटर्नशिप ट्रेनिंग के दौरान इन्हें थोड़ा सा पैसा मिलता है जिसको बोलते हैं स्टाइपेंड। ठीक है, नेक्स्ट वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब ध्यान रखना, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मेथड है। अब इसके अंदर आपको कैसे पहचानना है, जब भी काम के अंदर, जब भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवे फ्रॉम द वर्क एरिया आपको सिखाया जा रहा है, मतलब आपको एक्चुअल वर्क एरिया में आपको नहीं ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको पहले अवे फ्रॉम योर वर्क प्लेस, पहले आपको डमी मशीन पे सिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो वर्क प्रोफाइल है वो ऐसी है कि आपको मशीनों पे काम करना है, मशीनें हैंडल करनी है, सोफिस्टिकेटेड है, यानी कि थोड़ी सी डिफिकल्ट है उनको हैंडल करना। गलत करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले आपको उन सब चीजों को डमी पे सिखाया जाता है। जब आप सीख जाते हो तब आपको काम पे लाया जाता है। ऑफ द जॉब है या ऑन द जॉब है? ऑफ द जॉब है। ठीक है, हाँ जी। तो यानी कि जब भी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की बात होगी तो आपको आपके वर्क प्लेस से हटकर काम सिखाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब होता है, पहली बात तो ये ट्रेनिंग आधे घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 2 से 3 दिन की भी हो सकती है। इसका जो टाइम स्पेन है वो ज्यादा नहीं होता, ड्यूरेशन। और ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जहां पर फेमिलराइज कराया जाता है आपको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन से। आपको ये बताया जाता है कि आपके साथ काम कौन करेंगे और आपके सुपीरियर कौन है और आपके सबऑर्डिनेट कौन है। बेसिकली कंपनी का पूरा एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, समझ गए? चारों को पहचानना आ गया। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें से है तो 11, मैं आपको मेन बता देती हूँ। अच्छा, इसमें मेन कौन से हैं जो आपको पढ़कर ही जाने हैं? एक तो कैजुअल कॉलर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और एडवर्टीजमेंट। ये 4 काफी बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी भी ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये होता है ना कि बार बार कौन से पूछे जा रहे हैं, वो ये वाले पूछे जाते हैं। डायरेक्ट भी दे देते हैं और केस स्टडी के साथ भी। ठीक, अच्छा, इसको याद करने के लिए एक एक्रोनिम है यहाँ पर, रिकैप एमसीडी लॉ, जिसके लिए हमें ये 11 पॉइंट्स याद रखने हैं। कोई सा ही पूछा जा सकता है। पहला, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। रिकमेंडेशन मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, एक वैकेंसी खाली हुई, मेरे माइंड में था कि मेरी कोई एक फ्रेंड या कोई रिलेटिव है जो उस जॉब के लिए सुटेबल है, मैंने कंपनी को उसका नेम सजेस्ट कर दिया। वो कंपनी के ऊपर है, कंपनी रखे या ना रखे, मैंने एक सजेशन दे दिया, एक रिकमेंडेशन दे दिया। ठीक, उसके बाद सेकंड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ये एजेंसीज होती हैं जो ग्रूम और ब्राइड को मिलाने का काम करती हैं। कुछ ऐसा ही काम कंपनी यानी कि जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर को मिलाने का भी काम करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी सेम होती है, बट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गवर्नमेंट एजेंसी है जहां पर आप अपने बायोडेटास देकर रखते हो, जहां उनको लगता है कि हाँ मैच हो रहा है, वो आपके पास डिटेल भेज देते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज में भी यही होता है कि आप अपने बायोडाटा सबमिट करके रखते हो, कंपनीज भी अपनी प्रोफाइल बनवा कर रखती हैं, जहां उन्हें लगता है कि हाँ मैच हो रहा है, वहां पर काम हो जाता है। मतलब जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर को मिलाने का काम है इनका, बट ये फीस चार्ज करती हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट एजेंसीज हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेजेस,
कुछ कंपनीज कॉलेजेस के साथ टाई अप करके रखती हैं, वहां पर प्लेसमेंट ड्राइव्स चलाती हैं, जहां पर बच्चे जस्ट पढ़ के निकलते हैं और सीधे उनको जॉब मिल जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर उन्हें अपडेटेड स्किल्स मिलते हैं, फ्रेश टैलेंट मिलता है। तो ज्यादातर कंपनीज आजकल इस सोर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रही है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट का मीडिया कुछ भी हो सकता है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीविजन है, इंटरनेट है, हमारा पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आजकल। तो एडवर्टीजमेंट से लेकिन एक फायदा होता है कि एक तो वाइडर चॉइस मिलती है, बट इसके साथ ही एक डिसएडवांटेज भी लेकर आता है कि फ्लड ऑफ रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, यानी कि कई बार बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, क्योंकि हमें हैंडल तो फिर सब कुछ ही करना है। प्लेसमेंट एजेंसीज आप समझ ही गए होंगे इसके साथ, बस ये प्राइवेट एजेंसीज हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, हालांकि मैं कहूंगी कि वो भी प्लेसमेंट एजेंसी जैसे ही हैं, बट क्या डिफरेंस है? मैनेजमेंट कंसल्टेंट नाम में थोड़ा सा भारीपन दिख रहा है। ये जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बेसिकली टॉप लेवल और मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स, उनके सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है कि जब भी हमें कभी उन पोस्ट के लिए लोगों को इनवाइट करना हो अपने यहाँ पर, यानी कि बेसिकली हायर लेवल ऑफ जॉब्स के लिए, तो हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं कंसल्टेंसीज के लिए। ठीक है। कैजुअल कॉलर्स, अब देखो बाकी सब नाम से समझ में आ रहे हैं ना। कैजुअल कॉलर्स, अब कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या होता है कि हमने कोई फॉर्मल एडवर्टाइजमेंट नहीं दी, हमारे यहाँ पे एक वैकेंसी खाली हुई, हमने पहले कभी एडवर्टाइजमेंट की थी, हमारे पास कुछ डेटाबेस था, कीवर्ड, हमारे पास कुछ डेटाबेस था ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। क्या बोला मैंने? अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे एप्लीकेंट्स जो हमारे एम्प्लॉय नहीं बन पाए। भाई टॉप 10 निकाले, बट चूज सिर्फ 2 को करना था, तो 8 सिलेक्ट नहीं हो पाए थे ना, बट अभी भी हमारे पास उनका पूरा डेटा मेंटेन्ड है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही नीड अराइज होगी हम उनको कॉल करके बुला लेंगे, अगर वो नहीं होंगे अवेलेबल तो आगे वालों को चांस देंगे। कहने का मतलब है कि कोई फॉर्मल एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही है, कैजुअली उनको कॉल करके बुलाया जा रहा है, हाँ, टेम्परेरी बेसिस के लिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब देखो इन सभी में ना बीच में कोई ना कोई मीडिया इन्वॉल्व है, कोई ना कोई पर्सन है, एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है, कुछ तो है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में कोई नहीं है। अब ये कैसे होगा? अपनी ही कंपनी के बाहर नोटिस बोर्ड लगा देंगे। अपनी कंपनी के बाहर आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुकानों के बाहर एक छोटे से बोर्ड लगे होते हैं, आवश्यकता है हेल्परों की, सेल्समैन की, तो वो अपनी ही कंपनी के बाहर नोटिस बोर्ड पे जो भी उनकी वैकेंसी खाली है उसके बारे में उन्होंने लिख दिया है, सारी डिटेल लिख दी है, आपको जॉब की जरूरत होगी तो आप चले जाओगे। ऐसी जॉब्स जनरली सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स के लिए ही होती है। ये वाला जो सोर्स है जनरली सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स के लिए ही होगा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार, ये जनरली कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हम लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, जहां पर एक पर्सन है, पूरा एक वो कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है अपने किनके साथ, लेबर्स के साथ। हमने सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना है, लेबर वो खुद लेकर आएगा। बट डिसएडवांटेज है कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपके टर्म्स और कंडीशन मैच नहीं हुए तो लेबर भी उसके साथ चली जाएगी। ठीक। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, ये हमारे यहीं पे कवर हो गया। वेब पब्लिशिंग सबसे आसान होता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपना पूरा फॉर्म फिल करके रखते हो, अपनी पूरी डिटेल बनाते हो, लाइक naukri.com, jobstreet, monster.com, shine, indeed, ये सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप एज अ जॉब सीकर आप अपनी डिटेल रखते हो, जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं वो भी अपने प्रोफाइल्स मेंटेन करके रखते हैं, और ऑनलाइन इस तरीके से मैच हो जाता है। ठीक है, क्लियर? लास्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। कभी भी स्टाफिंग हो चाहे सिलेक्शन प्रोसेस हो, कभी भी पूरी नहीं आएगी, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पूरी नहीं आएगी। इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस आज तक तो खैर नहीं आई है। प्रोसेस कभी भी पूरी नहीं आती है। कैसे आती है? सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि उन्होंने क्या पूछा था कि आफ्टर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू बट बिफोर जॉब ऑफर, ऐसे पूछ लिया। अब स्टाफिंग में भी कैसे पूछते हैं वो क्वेश्चन, जैसे कि सिर्फ इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चाहे वो 3 नंबर का है, 1 नंबर का है, या वो आगे जाके उसे 6 नंबर में दे दें। 6 नंबर में देंगे तो इसके साथ 1-2 पॉइंट और आएंगे। ठीक है, तो देखो पहले स्टेप्स क्या है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, स्टाफिंग का मतलब ही यही है ना, पुटिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। हालांकि सिर्फ इतना नहीं होता है, हम सिर्फ एक लाइन में इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो लोगों को सही जॉब पर रखोगे कब? जब आपको अपने यहाँ की किस चीज के बारे में पता हो, मैन पावर रिक्वायरमेंट। और ये जानने के लिए आपको 2 एनालिसिस करने होते हैं अपनी कंपनी के अंदर, वर्कलोड और वर्कफोर्स। वर्कलोड क्या बताता है? रिक्वायरमेंट, पहले मैंने बताया था, इस चीज को याद रखना। ये क्या बताता है? रिक्वायरमेंट। और वर्कफोर्स बताता है अवेलेबिलिटी, कितने लोग अवेलेबल हैं, कितने चाहिए और कितने हैं।
ये एनालिसिस आपको करना है। अब वर्कलोड एनालिसिस के अंदर आप देखते हो द नंबर एंड टाइप ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड, कीवर्ड नंबर एंड टाइप ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड। वर्कफोर्स बताता है नंबर एंड टाइप ऑफ मैन पावर अवेलेबल। समझ गए? अब सीधी सी बात मुझे बताना, अगर वर्कलोड ज्यादा है वर्कफोर्स से, रिक्वायरमेंट ज्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है, ओवर स्टाफ हो, अंडर स्टाफ हो या ऑप्टिमली स्टाफ्ड हो? अंडर स्टाफ्ड हो। ठीक है, तो ये हो गया अंडर स्टाफ्ड। अगर वर्कलोड कम है वर्कफोर्स से, रिक्वायरमेंट कम है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है, ओवर स्टाफिंग की सिचुएशन में हो। और अगर दोनों बराबर हैं तो ऑप्टिमली स्टाफ्ड हो। ये आपको पता होना चाहिए। ये यही से सिर्फ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? लोगों को इनवाइट करना, सिर्फ इनविटेशन है कि हमारे यहाँ पर वैकेंसीज खाली हैं, आप आके अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का मतलब क्या है? जिनको यहाँ पे बुलाया था अब उनको सिलेक्ट करना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि जिसको भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज को हमें मेंटेन रखना है और बेस्ट को ही चूज करना है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट का मतलब होता है जिस जॉब के लिए हमने आपको सिलेक्ट किया है वो जॉब आपको हमने दे दी है, सौंप दी है। ओरिएंटेशन मतलब वही जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, बेसिकली वो ओरिएंटेशन का ही पार्ट होता है, जहां पर आपको फैमिलराइज कराया जाता है विद द ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स रेगुलेशंस एंड द एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग का मतलब होता है लर्निंग रिलेटेड टू योर जॉब ओनली। ध्यान रखना, ट्रेनिंग सिर्फ स्पेसिफिक स्किल्स की होती है, रिलेटेड टू योर जॉब होती है। बट डेवलपमेंट इज द लर्निंग रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ योर ओवरऑल पर्सनालिटी। डेवलपमेंट कभी नहीं रुकती। ट्रेनिंग तो सिर्फ स्पेसिफिक स्किल्स के लिए, आपकी जॉब से रिलेटेड ही ट्रेनिंग दी जाती है, बट डेवलपिंग आपके करियर को अच्छा बनाने के लिए किया जाता है कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो, आपकी ग्रोथ हो। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। बेसिकली हमने आपको कुछ क्राइटेरिया दिया था, कुछ स्टैंडर्ड दिया था, कोई ऑब्जेक्टिव दिया था कि ये काम आपको करना है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में जस्ट हम चेक कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि आप कहां तक पहुंचे हैं, आपकी परफॉर्मेंस की चेकिंग हो रही है। उसी चेकिंग के बेसिस पर अच्छी होगी तो हो सकता है प्रमोशन हो जाए, या अगर सही नहीं रही होगी तो ट्रांसफर, डिमोशन या टर्मिनेशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, यानी कि यहीं से निकलती है आपकी करियर प्लानिंग। उसके बाद कंपेंसेशन, आप काम कर रहे हो, बदले में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, वो कंपेंसेशन है। दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मतलब प्योर मॉनेटरी फॉर्म में, चाहे वो प्रोडक्ट वाइज हो या फिर यानी कि टाइम बेसिस हो, या फिर टाइम बेसिस या प्रोडक्ट बेसिस। ठीक है, और इनडायरेक्ट मतलब इन काइंड, जैसे हम फ्रिंज बेनिफिट्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। देन केस स्टडी। फर्स्ट केस स्टडी हमारी रिलेटेड टू एमसीक्यू है, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको, केस स्टडी तो नहीं है। The method of training in which the actual work environment is created in a classroom and employees use the same material, files and equipments that are required to be used by them in their day-to-day working is vestibule training, internship, induction या apprenticeship training। कल मैंने आपको 4 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग बताए थे। अप्रेंटिसशिप का कीवर्ड मैंने आपको बताया था कि किसी ट्रेनर के गाइडेंस में ट्रेनी वर्क करता है। इंटर्नशिप में आपने कहीं ना कहीं थियोरेटिकली चीजों को पढ़ा होगा, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे होते हो। इंडक्शन में एक फैमिलराइजेशन होता है विद द ऑर्गेनाइजेशन, और वेस्टिब्यूल में होता है कि आपको आपके वर्क प्लेस से हटाकर काम को सिखाया जाता है। तो स्टार्टिंग की लाइन यही कह रही है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। नेक्स्ट, ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इलिस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर। तो पिक्चर को देखो, एक यूनिवर्सिटी दिख रही है और एक कंपनी दिख रही है। तो ऑप्शंस देखे बिना ही शायद आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे कि क्या है ये, कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी आपको देखने होते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो कोई केस स्टडी नहीं है, बट एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या है? आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट पर्सन among the pool of prospective candidates, state the first step in the process identified। पहली बात तो आपको प्रोसेस आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे पता चला? चूजिंग द बेस्ट पर्सन से उसका फर्स्ट स्टेप बताना है। कौन सा होता है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, बी पॉइंट है हमारे पास इसी में ही, इन ऑल केसेस including the highly specialized jobs where the choice is very narrow, the process identified in A
above serves two important purposes, state these purpose। यानी कि जहां पे भी हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स के अंदर अगर हम देखें वहां ना चॉइस कम होती है, तो ऐसे में हम दो पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप सिलेक्शन का काम करते हैं ना, तो उसके पीछे आपके दो पर्पस होते हैं। पहला कि बेस्ट चूज करना है, और जिसको भी आपने सिलेक्ट किया है आप उसकी प्रेस्टीज को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, तो देखो यही दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। It ensures that the organization gets the best among available and it enhances the self-esteem and prestige of those selected। ठीक है, job oriented process that increases the knowledge and skills and enables the employee to do the job better। वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें सिर्फ आपको आपकी जॉब से रिलेटेड लर्निंग दी जाती है? ट्रेनिंग। Second, the career oriented process of learning and growth that enables the overall growth of the employee। career oriented process कौन सी है? डेवलपमेंट। ठीक, आइडेंटिफाई करके आपको उसका मीनिंग भी लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू, जो 13th क्वेश्चन आपको दिख रहा है। हाँ, एक सेकंड पढ़ लेते हैं एक बार। Many reputed business organizations keep a database of unsolicited applicants in their offices. Such job seekers can be a valuable source of manpower. A list of such job seekers can be prepared and can be screened to fill the vacancies as they arise। Database पकड़ा? कीवर्ड क्या था? Casual callers। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया है हमारे पास, पूरी प्रॉपर एक केस स्टडी है। और देखो केस स्टडी को करने से पहले हमें क्या करना होता है? नीचे के पॉइंट्स क्या पूछा गया है? मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, और उसी के फिर आपको क्या बताने हैं? कोई भी दो एडवांटेज। ठीक, Caro, a car manufacturing company, was manufacturing high-cost, good-quality luxury cars. For the last few years, the company was not earning good profit as the demand for the cars were very low. Chief Executive Officer of the company, Piyush, had a meeting with the production and sales manager to discuss how to increase the revenue of the company. They found that nowadays, instead of purchasing the luxury cars, people prefer to have such cars on rental basis। ठीक है, मतलब अपनी कार ना खरीद के रेंटल बेसिस पे खरीद रहे हैं। So they decided to start the car rental service। The production manager also suggested that these cars were sophisticated and each spare part were very costly, and it would be better to provide these cars for the rental service along with the trained drivers so that there would be less wear and tear। Piyush agreed and a training unit was started। 2 of the available cars were used for the training the drivers। People were very happy as they were getting these cars on rental basis with trained drivers। The idea was a big hit and the company was able to surpass its profit targets of the last 20 years। देखो उसके अंदर उन्होंने ये देखा कि भाई कार्स भी महंगी हैं, लग्जरी कार्स हैं, और हर एक स्पेयर पार्ट उनका बहुत कॉस्टली है। ऐसे में तुम डायरेक्ट अभी से ऐसे चलाने के लिए दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ट्रेन ड्राइवर्स के साथ उन्होंने 2 कार सिर्फ ट्रेनिंग के लिए रखी। ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग है? वेस्टिब्यूल। और यहां पर आपको ट्रेनिंग के कोई भी 2 बेनिफिट्स बताने हैं। किसको? 2 एडवांटेजेस टू द ड्राइवर्स विल गेट, यानी कि इट बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडी है, बहुत अच्छी खासी केस स्टडी है। हाँ, नीचे क्या पूछा गया लेकिन? Identify and state the function of management which could help the Asha at the time of fulfilling her need of additional personnel in the organization। यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद हम केस स्टडी ना भी पढ़े तो आंसर हमारे सामने है कि अपने यहाँ पे लोगों को कैसे रखा जाता है स्टाफिंग से। फिर नीचे पूछा है एनी 3 बेनिफिट ऑफ दिस फंक्शन, और स्टाफिंग के ही 3 बेनिफिट। ठीक है, तो फिर भी हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अगर कभी कुछ और चीज के लिए पूछ लिया गया तो। Asha is living in a small village of Rajasthan. Her mother has good culinary skills. Inspired from her mother, she joined a course of food and beverages production in Jaipur. After completing her course, she asked her mother to open a sweet shop in Jaipur, to which her mother agreed. The business was doing well and started growing. To expand her business, she felt the need of additional personnel. Instead of selecting the personnel from other source, she thought of helping her relatives and appointed 5 of them. But after doing all the effort, she found that none of her relatives were providing the satisfactory service, leading to the lower productivity. Also, the quality of the product was started deteriorating. This made the Asha to realize that ability of an organization
to achieve its goals depends upon the quality of human resource, and this was ignored by her at the time of selecting the personnel for her expansion program. So तो सीधे सीधे वही है कि स्टाफिंग है, और उसी के 3 बेनिफिट कोई भी आप लिख सकते हो कि कंपिटेंट पर्सनल मिल जाएंगे, हायर परफॉर्मेंस होगी, कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी आपसे पूछा गया है नीचे केस स्टडी में, स्टेट बाय गिविंग 5 पॉइंट्स हाउ दिस इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो कहीं ना कहीं जब इन्वेस्टमेंट वर्ड दिखा, वहां 12 चैप्टर होंगे, इन्वेस्टमेंट वर्ड आपने बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा है, तो कई बार हमें नीचे क्वेश्चन पढ़ के भी समझ नहीं आता कि किस चैप्टर से क्वेश्चन है, तो हमें प्रॉपर क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा। Nisha Sethi was working as a human resource manager in a famous consultancy firm, KLI Global Services. Her job included preparing the job description, recruitment, developing the compensation, incentive plans, and facilitating the employee learning. They had earned into the alliances with institutes to ensure the continuous learning of their employees. With the job becoming more and more complex, KLI Global Services invested large amount of money in making the employees learn the skills necessary to complete the job. अब यहाँ ये इन्वेस्टमेंट किस चीज की है, कोई बिजनेस में नहीं लगाया उन्होंने, किस चीज में लगाया, एम्प्लॉयज में पैसा लगाया है, उनको स्किल्स डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाया है। तो यहां से हमें पता चला कि ट्रेनिंग का क्वेश्चन है और उसी के 5 बेनिफिट लिखने हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की केस स्टडी में पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं फिर से। हमें बताना है नेम द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस का क्वेश्चन है, और फिर उसके बेनिफिट लिखने हैं, बेनिफिट मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। चलिए देखते हैं कौन सा स्टेप है। Moga Enterprises Limited approached a well-established university in the city of Madurai to recruit the qualified personnel for various technical and professional jobs. They selected Tanya, Ritu, Garima, Chetan for various vacancies in the organization. After the selection and placement, Moga Industries felt the need to increase the skills, ability, and the development of positive attitude of the employees to perform their specific jobs better. The company also realized that learning new skills would improve the job performance of the employees. Hence, the company decided to take the action for the same. बताइए, आपको वो स्टेप बताना है जो कंपनी ने डिसाइड किया। बताइए कौन सा स्टेप है जो कंपनी ने बाद में लिया। देखो ऊपर भी दिख रहे थे आपको, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट लिखा हुआ था, वो पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा उन्होंने एक्शन लिया अपने कंपनी के अंदर, तो वो तो दिख ही रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब उन्होंने नीचे बोला कि न्यू स्किल सिखाने हैं, जॉब सिखानी है, ठीक है, उसी के बेनिफिट्स। नेक्स्ट केस स्टडी में पहचानने हैं आपको, एक्सप्लेन 4 रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ पार्थ वुड हैव टेकन द अबव डिसीजन। फिर से देखो डिसीजन लिख दिया, डिसीजन से फिर से कंफ्यूजन आता है बिटवीन चैप्टर नंबर 9 एंड दिस चैप्टर। और डिसीजन देखो किसी भी चैप्टर में हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपके माइंड में डिसीजन देख के कौन सा चैप्टर आता है, 9। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। There are 2 vacancies for the post of assistant manager in Gyan Electrics Private Limited. Parth, the HR manager, identified one suitable candidate, Vishwas, from within the organization and promoted him to the post of assistant manager. For another post, manager Parth took help of a placement agency and selected the Salim. After 6 months, Parth observed that Vishwas' performance was much better than Salim's performance, though Vishwas was less qualified than Salim. Hence, Parth decided that in future he will not make any appointment with the help of an outside source. तो बताइए अब कि explain 4 reasons on the basis of which Parth would have taken the above decision. नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि पार्थ ने जो ऊपर का डिसीजन लिया कि अब वो एक्सटर्नल सोर्स नहीं यूज करेगा, तो वो क्यों लिया उसने। अच्छा, यही तो है। देखो, पार्थ डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर ही विल नॉट टेक एनी अपॉइंटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन आउटसाइड सोर्स। मोटिवेशन बनी रहेगी उनका। नहीं, तुम थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छी थी उनके एक्सटर्नल सोर्सेस से ज्यादा। तो इसका मतलब कौन सा सोर्स था वो जिससे आपने पहले वाले बंदे को चूज किया था, वो इंटरनल था। ठीक है,
तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बेनिफिट्स बताने बेसिकली आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरनल सोर्स के जो बेनिफिट थे उसमें यही था कि भाई मोटिवेशन मिलेगा, सिंप्लीफाई हो जाता है प्रोसेस फॉर सिलेक्शन, क्योंकि पहले से लोगों को जानते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि फैमिलियर होते हैं। उसके अलावा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होती है तो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है, और उसके अलावा चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है बेसिकली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें दो तरीके के टेस्ट आइडेंटिफाई करने हैं। पहले तुम टेस्ट के नाम जान ले जरा, कितने टेस्ट होते हैं? पिटाई 5, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, मिस्टर मूर्ति इज द HR मैनेजर ऑफ जय हिंद हॉस्पिटल इन वेलोर. He has to appoint the nurses for the hospital. Since patient in the hospitals are of different types, he wants to find out the candidate maturity and emotions in dealing with the patient. He also wants to know about the candidate's ability to make decision. Personality, intelligence, trade test, aptitude test and कौन सा? Interest test. इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? मैंने कीवर्ड बताए थे। हाँ तो इसलिए पर्सनैलिटी तो हो गए। और ये लास्ट जो है एबिलिटी टू मेक डिसीजन, वही सोच इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड होगा। एप्टीट्यूड तुमने मेरे से पूछा, इसने मेरे से पूछा था कि मैम एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बोला एप्टीट्यूड का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, लेकिन इंटेलिजेंट टेस्ट का मतलब होता है हाउ टू टेक द डिसीजन, ठीक, उनकी एप्लीकेशंस। देखो अगर देखो, हाँ देखो उन्होंने 2 स्टेप्स तो इसमें डिस्कस कर दिए, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग और सिलेक्शन टेस्ट। तो अदर उसके आगे के जितने भी है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू था हमारा, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 4 या 6 नंबर में। हाँ चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आगे की केस स्टडी में देखो क्या पूछा गया है पॉइंट्स में। अगर मैं जाऊं, नेम द इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि कौन सा इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जो यहाँ पर वैकेंसीज को फिल करने के लिए यूज किया गया है, और एक मेरिट देना है दोनों का, ठीक है। चलो, आशीष द मार्केटिंग हेड, रमन द असिस्टेंट मैनेजर एंड ज्योति द HR मैनेजर ऑफ सेनोर एंटरप्राइज लिमिटेड डिसाइडेड टू लीव द कंपनी. The chief executing officer of the company called the Jyoti, the HR manager, and requested her to fill up the vacancies before leaving the organization. कि छोड़कर जा रहे हो लेकिन किसी को यहाँ पर बसा कर जाओ, ठीक है। अरे पढ़ने तो दो भाई, कहाँ गए हम? Informing that her subordinate Miss Alka Pandit was very competent and trustworthy, Jyoti suggested that if she could be moved up in the hierarchy, she would do the needful. उसने कहा हमारे यहाँ पर ही एक अलका नाम के एक एम्प्लॉय है, सही है, अगर आप चाहें तो उसको प्रमोट कर सकते हैं। भाई प्रमोशन इंटरनली हो रहा है ना, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो आपको इसी तरीके से लिखना है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है और उसमें कौन से वाला? प्रमोशन। उसके बाद आगे देखे, आगे पढ़े आर्यन, पढ़े ना आगे। The chief executing officer agreed for the same. Miss Alka Pandit contacted the Keith recruiters who advertised for the post of marketing head for the Senor Enterprises. अब उसी मिस अलका पंडित ने किसी दूसरी एजेंसी को ये टास्क दिया, उसको कांटेक्ट किया और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कराई हेड उस वाली पोजीशन के लिए, ठीक है। एंड दे वर बी एबल टू रिक्रूट अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द कंपनी। अब एक्सटर्नल है, बाहर के लोग आ गए, एक्सटर्नल सोर्स हो गया, उसमें कौन से वाला है? किसी एजेंसी को हायर किया आपने, प्लेसमेंट एजेंसी, ठीक है। अब रमन्स वैकेंसी वाज फिल्ड अप बाय स्क्रीनिंग द डेटाबेस ऑफ सॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स लाइंग इन द ऑफिस। कैजुअल कॉलर्स, एक्सटर्नल सोर्स पहचान लिया, देखो आपने, दोनों के एक मेरिट दे देना। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से समझ आ रहा है आपको अब कि केस स्टडी इजी होती है। चलिए लास्ट केस स्टडी हमारी, लास्ट केस स्टडी में उन्होंने बोला है क्या पहचानना है? 3 बेनिफिट्स दैट द वर्कर विल ड्राइव बाय डिसीजन ऑफ द सुपरवाइजर। चलो पढ़ लेते हैं फिर। The workers of Vyam Limited are unable to work on new and high-tech machine imported by the company to fulfill the increased demand. So the workers are seeking extra guidance from the supervisor. The supervisor is overburdened with the frequent call of workers.
suggest how the supervisor by increasing the skills and knowledge of the workers can make them handle their work independently. मतलब उसे बार बार समझाना पड़ रहा है अपने वर्कर्स को, तो वो ऐसा क्या सॉल्यूशन निकाले कि वर्कर्स इंडिपेंडेंटली काम कर लें, उन्हें सिखा दे। सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग तो ज्यादा ही आ रहा है। तो उसी के बेनिफिट्स, ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए। यस मैम। तो ओवरऑल जब आपने देखे क्वेश्चंस तो आपको एक चीज समझ आई कि भाई सबसे पहले ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पढ़ लेना है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग जरूर पढ़ना है, सिलेक्शन और स्टाफिंग प्रोसेस कभी भी पूरी लिखने को नहीं आ रही है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो अलग अलग तरीके से आपसे कुछ कुछ पॉइंट्स उसके पूछेंगे, ठीक। उसके अलावा आपने देखा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग भी वो पूछ रहे हैं, और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में सिर्फ कुछ ही आ रहे हैं। कैजुअल कॉलर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिला, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट भी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी मैं तो कहूंगी कि आप पढ़ लेना, ठीक है। अरे सब पढ़ लेना। हाँ।